हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस में। तो कैसे आप सभी, आई होप स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी कर रहे होंगे। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने बात की भी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो पिछले वीडियो में अपने क्लियर हो गई थी। अब हम चलने वाले हैं अगली सभ्यता वैदिक सभ्यता की ओर। अब प्यारे साथियों, वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व आई, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके कितने भाग है उसकी चर्चा करेंगे। समझ में आया? यस। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं सभी साथियों का। चलिएगा, आपने पिछले क्लासेस में पाषाण काल और अब आगे सिंधु और आज है वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले साल में क्लासेस में पाषाण काल को क्लियर किया था, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता को क्लियर किया था। एकदम पॉइंट टू पॉइंट शानदार तरीके से नोट्स बना देना, रिवीजन करते रहना बेस्ट तरीके से। आगे अब चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर होगी, वैदिक सभ्यता की ओर आज अपना टॉपिक रहेगा, वो है वैदिक सभ्यता। तो चलिएगा, बिना समय गवाए चलते हैं वैदिक सभ्यता। कहां चलते हैं भैया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता प्यारे साथियों, मेरे को ये बताओ आप कि आपने ये नाम तो सुना ही होगा, वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी के बाद में अस्तित्व आई थी। सिंधु घाटी के बाद अस्तित्व आई थी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व आई थी और इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण, इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो लिखते हैं, देखो पहला पॉइंट यहां आएगा। पहला पॉइंट आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व आई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। अब प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई तो इसका समय भी अलग होगा, सिंधु घाटी के बाद का समय होगा। मुख्य चीज ये है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का समय होगा। देखिएगा, और मुख्य पॉइंट क्या आता है? और मुख्य पॉइंट ये आता है कि अब वेदों से जानकारी मिलने के कारण, वेदों से जानकारी मिलने के कारण है, इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। कहां से जानकारी मिल रही है? वेदों से। भैया वेदों से जानकारी मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहा जाता है। समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व आई और वेदों से जानकारी मिलती है, वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आपके सामने अभी एक और क्वेश्चन है कि क्या आपने वैदिक सभ्यता की संस्कृति का समय नोट किया है? क्या आपको पता है इसका कौन सा काल है, कौन से कालक्रम में, कौन से ड्यूरेशन के अंदर यह सभ्यता पली बड़ी विकसित हुई है? तो देखिएगा, इसका समय इसके दो भाग है, दो भागों में यह विभाजित हुई है, दो भागों में विभाजित हुई है। पहला भाग कौन सा है? दो भागों में विभाजित है भैया। पहला भाग कौन सा है? देखिएगा, पहला भाग ऋग्वैदिक सभ्यता। पहला भाग कौन सा है? ऋग्वैदिक सभ्यता। दूसरा भाग कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? दूसरा भाग है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। पहली है ऋग्वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता।
तो प्यारे दोस्तों, आपको इसका समय तो पता होगा कि कौन सा समय था। ऋग्वैदिक सभ्यता का समय था 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसका समय है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो देखिए साथियों, यह है इसका समय। यह इसकी बात सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई थी। इसके बाद में वेदों से जानकारी मिलने का इसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। दो भागों में विभाजित है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता को का समय है 1500 से 1000, इसका समय 1000 से 600। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंदर रखा है, नहीं, इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा है। इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा है। अगला पॉइंट यह वैदिक सभ्यता के बारे में। यह है एक बेसिक जानकारी कि वैदिक सभ्यता के अंदर ये कहां से फली बड़ी है, कैसे फली बड़ी है। अब मुख्य बात आती है कि इसके अंदर जो लोग थे वो भारत में आए कहां से थे। क्या भारत के मूल निवासी थे? क्या वो भारत के मूल निवासी थे? क्या वो भारत के मूल निवासी थे या विदेशों से आए थे? क्या इन्होंने आक्रमण किया या फिर आकर एक सभ्यता बसाई थी? इसके बारे में चर्चा है, महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आद्य ऐतिहासिक में रखा है, यानी कि इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। समझ में आया ना? आद्य ऐतिहासिक के अंदर रखा है। मुख्य चीज क्या है, इसके लोग कहां से आए थे? इसके लोग आए थे, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि इतिहास एक असमंजस्य का विषय है, जिसके अंदर हमें गलत और सही दोनों को लेकर साथ में चलना है। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं कि आर्य मूलतः भारत में आए कहां से थे। ब्रैंडस्टीन, मैक्स मूलर, गाइल्स, पेंगावहर्ट, ये अलग अलग विद्वान अलग अलग मत कहते हैं। अविनाश चंद्र दास, दयानंद सरस्वती, ये विद्वान हैं जो मत बताते हैं कि आर्य मूलतः भारत में आए कैसे थे। लेकिन उससे पहले हम एक चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ग्रंथावली शामिल है। कौन कौन से ग्रंथावली की वैदिक संस्कृति है भैया, और उसकी जानकारी भी कहां से मिलती है? वेदों से जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है भैया? वेदों से जानकारी मिलती है। तो इसके अंदर ग्रंथावली भी होगी। तो चलिएगा अगला पेज, आगे बात करते हैं कि आर्य भारत में मूलतः आए कहां से थे। आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान। अब इसकी और चर्चा करते हैं, इसकी ओर बढ़ते हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत है भैया, सभी जुड़े रहिएगा। देखो, आर्य भारत में मूलतः आएगा थे, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है कि इनके स्थान कौन से थे, ये कहां से आए थे, कि आर्य भारत में आए कहां से थे। तो देखिएगा कहां से आए थे। सबसे पहले आपके सामने मत आएगा मैक्स मूलर का। देखिएगा मैक्स मूलर भैया क्या कहते हैं, बात चर्चा करते हैं। पहला मत है मैक्स मूलर। सेकंड, मैक्स मूलर कहते हैं मध्य एशिया। मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। गाइल्स हंगरी या डैनियम नदी घाटी। तीसरा है पेंका और हर्ट। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया, गाइल्स के अनुसार हंगरी या डैनियम नदी घाटी, पेंका और हर्ट के अनुसार
देखिएगा पेंकावर हर्ट के अनुसार कहां से है भैया? अरे जर्मनी से। अब देखिएगा गायच हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी, नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी घाटी। नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी घाटी। अब देखो बाल गंगाधर तिलक, अब देखो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तिलक कहां लगाते हैं? तिलक कहां लगाते हैं? ललाट में। तो सबसे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में याद रखना। 5 नंबर में अविनाश चंद्र दास, 5 नंबर में है अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास। सप्त शयन प्रदेश बता दे भैया। 6 नंबर में देखिएगा मुख्य मत है, मुख्य मतों की चर्चा करेंगे, मुख्य मतों की चर्चा करेंगे। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती तिब्बत बताते हैं, दयानंद सरस्वती तिब्बत बताते हैं। और 7 नंबर में ये जो मत आएगा ना, ये मत जो सबसे प्रमुख मत होगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और ब्रेंडस्टीन, एनसीईआरटी और ब्रेंडस्टीन। 8 नंबर में राजबली पांडे, राजबली पांडे, राजबली पांडे। ये मत है, ये विद्वान है। ये विद्वान क्या कहते हैं कि आर्य मूलतः भारत में आए कहां से थे, कि आर्य मूलतः भारत में आए कहां से थे, इसके बारे में मत देते हैं कि आर्य भारत में कहां से आए थे। देखिएगा, देखते हैं कौन सा विद्वान क्या कहता है कि आर्य भारत में कहां से आए थे। इसको यूं नहीं करते, इसको दोनों को साथ में लेकर चलते हैं यूं। अब राजबल्ली पांडे महोदय भी कहते हैं। देखिएगा मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। गाइल्स हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी, गाइल्स कहते हैं हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी, डेन्यूब नदी। पेंकावरहट ये जर्मनी, पेंकावरहट जर्मनी। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। प्यारे साथियों ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती तिब्बत बताते हैं, जिसका आजकल में भी नहीं बनता है, चीन ने हड़प लिया है। एनसीईआरटी ब्रेंडस्टीन, ये मत बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ये मत बहुत महत्वपूर्ण है, ये मत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा आप इस मत को, इसकी मत की चर्चा कीजिएगा, इस मत की चर्चा कीजिएगा कि यूराल पर्वत के दक्षिण में, यूराल पर्वत के दक्षिण में, ये पूरी बताते हैं, यूराल पर्वत के दक्षिण में, यूराल पर्वत के दक्षिण में, आल्पस पर्वत के पूर्व 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 में, पूर्व में, यूराल पर्वत के दक्षिण में, आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया का क्षेत्र, यूरेशिया। यूरेशिया में कौन आएगा भैया? यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एशिया किसने कहा है? मध्य एशिया किसने कहा? मैक्स मूलर ने। एक तो यह प्रमाणिक है और एक यह प्रमाणिक है, मतलब इन दोनों का। राजबल्ली पांडे मध्य प्रदेश या मध्य देश कहते हैं, ये इनका मत है। तो साथियों याद रखो, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। मैक्स मूलर मध्य एशिया सबसे प्रमाणिक, एक तो ये है, सबसे नहीं कह सकते हैं कि प्रमाणिक ये है, सबसे प्रमाणिक ये है कि सबसे प्रमाणिक ये है, सबसे प्रमाणिक ये है। अब इसके अंदर समानता इतनी है, मध्य एशिया और यूरोप और एशिया, यूरेशिया, बस इतनी समानता है।
इन्होंने केवल मध्य एशिया बताया, इन्होंने पूरा बता दिया कि यूराल पर्वत के दक्षिण में, आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया का क्षेत्र है, वो ब्रैंडस्टीन और एनसीईआरटी का मत है, वो ब्रैंडस्टीन और एनसीईआरटी का मत है। गाइल्स हंगरी, हंगरी या डैन्यूब नदी घाटी बताते हैं। और पेंका और हट दो अलग अलग याद रखना। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी सभी को पता है बर्लिन, बर्लिन। बाल गंगाधर तिलक, तिलक कहाँ लगाया जाता है? ललाट में, तो उत्तरी ध्रुव लिख दो, सीधा उत्तरी ध्रुव लिख देना अगर पूछ ले तो। अविनाश चंद्र दास, दास और सप्तसेंधव प्रदेश, सप्तसेंधव प्रदेश में आकर बसे थे भैया, सप्तसेंधव प्रदेश में आकर बसे थे। एक बार इनकी नदियों की चर्चा करते हम, देख लेना। सप्तसेंधव प्रदेश 1 2 3 4 5 6 और 7, सप्तसेंधव प्रदेश। दयानंद सरस्वती तिब्बत बताते हैं, तिब्बत। एनसीईआरटी का राजबली पांड्य मध्य देश या मध्य प्रदेश बताते हैं। तो प्यारे साथियों इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, सिंधु, सप्तसेंधव प्रदेश की नदियां कौन कौन सी है? सप्तसेंधव प्रदेश की नदियां कौन कौन सी है? पहली नदी है सिंधु, पहली नदी है सिंधु, दूसरी है रावी, रावी, चिनाब, नदी कौन सी है? चिनाब, सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम। कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों? झेलम, सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम। और कौन सी नदी है? व्यास और सतलज, सतलज और सरस्वती। सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास और सतलज और सरस्वती, ये नदियां हैं, ये नदियां हैं। ये सप्तसेंधव प्रदेश है जिसके अंदर आर्य भारत में आकर बसे थे। आए कहां से थे? यूरोप और एशिया, यूरेशिया, मध्य एशिया से आए थे। आकर कहां बसे थे? सप्तसेंधव प्रदेश में। सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदियां हैं। ये 7 नदियां, इन नदियों को याद रखना, इनके पुराने नाम भी याद रखना। ये मैं लिखाऊंगा आगे, चलते हैं जहां राजनीतिक व्यवस्था है कि वहां पर चर्चा करेंगे। समझ में आया? ये आर्यों का मूल निवास स्थान था, उसके बारे में मत था। ये आर्य मूलतः कहां से आए थे, कि आर्य मूलतः कहां से आए थे? मूल निवास स्थान के बारे में, मूल निवास स्थान के बारे में। ओके, चलिएगा नेक्स्ट। अब हम चलते हैं इसके अंदर की ग्रंथावली को लेकर, इसके अंदर की ग्रंथावली को लेकर कि कौन कौन से ग्रंथ इसके अंदर शामिल हुए हैं, कि कौन कौन से ग्रंथ इसके अंदर शामिल हुए हैं। देखिएगा भैया, ग्रंथावली, ग्रंथावली, ये ग्रंथावली बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। समझ में आया ना? अति महत्वपूर्ण का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शामिल कौन कौन से इसके अंदर? देखो, इसके अंदर शामिल, पहली बात करते हैं वेदों की। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, वेदांग, वेदांग, वेद, उपवेद, वेद, उपवेद। और कौन कौन से भैया? देखिएगा, चर्चा करते हैं, अगला पेज की चर्चा करते हैं। वेद, हाँ, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकल्प और स्मृति साहित्य, सूत्र साहित्य, महाकल्प और स्मृति साहित्य, सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य, महाकल्प, सूत्र साहित्य, महाकल्प, स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य। और क्या है? और पुराण, उपनिषद, उपनिषद, ये उपनिषद हो गया भैया। पुराण, ये प्रमुख इसके अंदर की शामिल ग्रंथावली है, इसके अंदर शामिल ग्रंथावली है। कौन कौन सी ग्रंथावली है उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा भैया, वेद, वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। समझ में आया ना? वेद कितने हैं याद रखना, 4 वेद है। उपवेद कितने हैं? वेद 4 है तो 4 ही उपवेद है, ठीक है।
मुख्य चीज वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग अस्ति। मैं आपको संस्कृत वाला लिखा देता हूं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण 2, ऋग्वेद के 2 है तो लिखिएगा, काउंट कीजिएगा 2। दूसरा यजुर्वेद के भी 2 और 1, 2 4 से हम कह सकते हैं 7। हम कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं भैया? ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हैं कि 7 ब्राह्मण है, 7 ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिएगा आरण्यक, आरण्यक कितने हैं भैया? 8। आरण्यक कितने हैं? 8। सभी की बात करेंगे। उपनिषद, उपनिषद उप का मतलब होता है पास में, उप का मतलब होता है समीप, समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना, निषद का मतलब होता है बैठना। सभी की चर्चा करेंगे, सभी की चर्चा करेंगे। आरण्यक 1। उपवेद, वेद के, वेदों का गद्य रूप, गद्य रूप, समझ में आया ना? वेदांग, वेदांग 6 वेदांग। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं? उपनिषद महत्वपूर्ण है। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर चर्चा करना। 108 है, 108 है, लेकिन प्रमाणिक कितने हैं? 12। 12 प्रमाणिक कितने भैया? 12 उपनिषद है, याद रखना। वेदांग कितने? 6। सूत्र साहित्य है, यही तो बात है ना, सूत्र साहित्य 4 सूत्र साहित्य है, 4 सूत्र साहित्य है। महाकल्प नहीं होता है, महाकाव्य होता है, महाकल्प नहीं होता है, या मिस्टेक है अपनी? महाकल्प नहीं होता है, महाकाव्य होता है मेरे दोस्त। देखिएगा महाकाव्य, महाकाव्य अब आपको पता है महाकाव्य कितने? सीधी सटल बात 2 है। स्मृति साहित्य, पुराण 18 पुराण, 18 पुराण। स्मृति साहित्य, स्मृति का मतलब होता है, स्मृति का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। बहुत स्मृति साहित्य हम कह सकते हैं काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, जिसकी चर्चा मुख्य चर्चा हम करेंगे। देखिएगा वेद कितने हैं? वेद कितने हैं भैया? वेद कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वेद 4 है, वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपवेद कितने? उपवेद भी इसके, उपवेद भी इसके हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, उपवेद भी इसके। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ 1 के 2 है, 1 के 2 है, 1 के 2 है, एक इसका 1 ही है, इसका 1 ही है। उपनिषद, उपनिषद कितने भैया? 12। उपनिषद कितने? 12। वेदांग कितने? 6। वेदांग 6, एक हम कह सकते हैं 1 के 2, 2, अब इसका और इसका 1। सूत्र साहित्य 4 सूत्र साहित्य कितने हैं भैया? 4 सूत्र साहित्य है। महाकाव्य, महाकाव्य कितने? 2। अब आपको महाकाव्य रामायण और महाभारत पता है। स्मृति साहित्य बहुत है। पुराण, पुराण कितने? 18। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, होनहार स्टूडेंट्स, आपको इतना तो ज्ञात होगा वेद की क्या है, उपवेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांग क्या है, सूत्र साहित्य क्या है, महाकाव्य क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, स्मृति साहित्य क्या होती है। आप सभी इनकी परिभाषा से वाकिफ होंगे, लेकिन हम परिभाषा को साथ में लेकर चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सभी ने ये पढ़ा है, वैदिक ग्रंथावली सभी ने पढ़ी है, लेकिन अब हम चलते हैं आगे। देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, 1 मिनट एक चार्ट बना दे तो अच्छा रहेगा। हम अगर चार्ट बना देना तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम चार्ट बना दे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिएगा, देखिएगा भैया, अब ट्राई करते हैं सीधी लाइन कितनी आती है। काफी हद तक गई है, काफी हद तक है, सही गई है, सही गई है भैया, कोई बात ना। ट्राई करते हैं थोड़ा सा इससे नीचे हो जाए तो बेस्ट है, थोड़ा इससे नीचे हो, अरे ये तो ऊपर होगी। ट्राई करते हैं अच्छी सीधी लाइन होना, ये चलो बेस्ट है। सबसे नीचे, सबसे नीचे किसकी बात करते हैं? देखिएगा प्यारे साथियों, यहां आएंगे वेद, यहां आएंगे वेद, इसके बाद में, इसके बाद में यहां आएंगे उपवेद,
उपवेद, यहाँ आएंगे छड़ वेदांग, यहाँ आएंगे आरण्यक, यहाँ आएंगे उपनिषद, यहाँ आएंगे पुराण, यहाँ आएंगे सूत्र साहित्य, यहाँ आएंगे महाकाव्य, यहाँ आएंगी स्मृति साहित्य, यहाँ आएंगी स्मृति साहित्य। देखिएगा लिखते हैं किस समय कौन सा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। यहाँ पर वेद आएंगे, यहाँ पर उपवेद आएंगे, यहाँ पर अरे उपवेद, यहाँ पर छठ वेदांग आएंगे, वेदांग आएंगे, वेदांग आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले याद रखना वेद उपवेद वेदांग, एक अगर क्रम देखे, एक अगर हम सीक्वेंस से देखे ना भाई, वेद ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ कि इसके पास में अगर ब्राह्मण ग्रंथ देखे ना तो बेस्ट रहेगा, ताकि अपने को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा वेद, अरे यार वेद या ब्राह्मण ग्रंथ, यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ, यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ। काय हो गया भैया, इतना बड़ा काय हो रही हो। वेद ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्लैक से लिखना था, क्या हो गया यार। वेद, अब चलिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। यार ये तो बहुत शानदार है यार, ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आया। वेद प्रथम नंबर पर वेद, 2 नंबर पर ब्राह्मण, 3 नंबर पर आरण्यक, 3 नंबर पर आरण्यक, आरण्यक 4 नंबर पर, 3 नंबर पर आरण्यक, 4 नंबर पर महत्वपूर्ण है भैया उपनिषद। उपनिषद 4 नंबर पर कौन है? उपनिषद। 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 अब आपको पता होगा उपनिषद कितने हैं भाई? 108 है, 12 महत्वपूर्ण है, फिर है वेदांग और सूत्र साहित्य, फिर है वेदांग, फिर है वेदांग, फिर बात करते हैं सूत्र साहित्य, फिर बात करते हैं सूत्र साहित्यों की, फिर बात करते हैं सूत्र साहित्य, फिर बात करते हैं सूत्र साहित्यों की, इसके बाद में बात करते हैं स्मृति साहित्यों की। स्मृति साहित्य और महाकाव्य। स्मृति साहित्य, अब महाकाव्य, महाकाव्य, फिर लिखते थे स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य, पुराण हो गए, पुराण नहीं हुए, पुराण लिख देते हैं यहां पर। ये अपने हो गई वैदिक ग्रंथावली, ये अपने हो गई वैदिक ग्रंथावली। देखिएगा प्यारे साथियों, वेद, वेद कितने हैं? 4। पहला वेद, पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 4 नंबर पर अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद में देखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक कोरी, सूत्र याद रखना, ऐतरेय, दूसरा है कौशिटकी, दूसरा है कौशिटकी, कौशिटकी। एक कोरी, तेसय, यहां पर लिख दीजिएगा तैत्तिरीय,
तैत्तिरीय, तेसय, सतपथ, सतपथ। देखो सामवेद, सामवेद पंचविश मुख्य चीज है। सामवेद का जो है ना, इसके अंदर, सामवेद के अंदर एक मुख्य चीज है, इसके अंदर जो सूत्र है ना वो सही नहीं है। पंचविश्व और जैमिनी, पंचविश्व और जैमिनी मैं लिखाऊंगा, सूत्र भी लिखाऊंगा। पंचविश्व और जैमिनी, पंचविश्व और जैमिनी। और अथर्ववेद में है, एक ही पता है, गोपथ। अथर्ववेद में है गोपथ। देखिएगा प्यारे साथियों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या सिस्टम है? आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है वनों में, गुरु के समीप बैठकर वनों में दार्शनिक विषयों का विवेचन। वनों में दार्शनिक विषयों का विवेचन कौन कौन से? ऐतरेय, संकायन, तैत्तिरीय। देखिएगा, ऐतरेय, संकायन, ऐतरेय, ऐतरेय, दूसरा है संकायन, दूसरे संकायन, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, ऐतरेय, संकायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, जैमिनी, तलवकार, छांदोग्य, सभी की बात करेंगे। मैत्रायणी, मध्यांदिनी, मैत्रायणी, 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 मध्यांदिनी, 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 ऐतरेय, तैत्तिरीय, संकायन, ऐतरेय, संकायन होगा ना, ऐतरेय, संकायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यांदिनी। कौन सी? मध्यांदिनी। वृहदारण्यक, वृहदारण्यक, तलवकार, वृहदारण्यक, तलवकार, वृहदारण्यक और तलवकार। फिर अंतिम कौन सा है? छांदोग्य, छांदोग्य, अंतिम कौन सा है भैया? छांदोग्य। आगे चलते हैं, उपनिषद। उपनिषद 18 देखिएगा, इस 108 है, 12 प्रमुख है। इस कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, इस कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ऐतरेय, तैत्तिरीय, इस कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कौशिटकी, 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 कैन, छांदोग्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वृहदारण्यक, वृहदारण्यक, इस कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कौशिटकी, कैन, छांदोग्य, वृहदारण्यक। मुख्य चीज याद रखना, मुख्य चीज ऐतरेय, इस कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, इस कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कौशिटकी, कैन, छांदोग्य, वृहदारण्यक। और है अंतिम में श्वेताश्वेतर, श्वेताश्वेतर। अंतिम में कौन सा भैया? श्वेताश्वेतर, श्वेताश्वेतर, श्वेताश्वेतर। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, कौन सा लेते हैं? वेदांग, वेदांग, छठ वेदांग, शिक्षा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, और व्याकरण, व्याकरण। सूत्र साहित्य बड़ी महत्वपूर्ण चीज है भैया, सूत्र साहित्य याद रखना, बहुत शानदार चीज है सूत्र साहित्य। देखिएगा, हमने किसकी बात की? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग हो गया, सूत्र साहित्य, शल्व, स्रोत, ग्रह, धर्म, शल्व, स्रोत, शल्व, स्रोत,
धर्म ग्रह। शल्व साहित्य, देखो मुख्य चीज सूत्र साहित्य है जो शल्व सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। शल्व सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र। महाकाव्य, महाकाव्य कितने हैं भैया? महाकाव्य आप सभी को पता है कितने हैं? 2 है, रामायण, रामायण और महाभारत, और महाभारत। स्मृति साहित्य कितनी है? स्मृति साहित्य कितने प्यारे दोस्तों? सभी को पता होगा, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा कि स्मृति साहित्य कितने हैं। स्मृति साहित्य बहुत है, मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि। एक बार लिखते थे, कुछ लिखते हैं, मनु, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर अत्रि, विष्णु और धर्म, अत्रि, विष्णु और धर्म, अत्रि, विष्णु, अत्रि स्मृति, मनुस्मृति, बृहस्पति, पाराशर, बृहस्पति, बृहस्पति और पाराशर, बृहस्पति और पाराशर। इसके बाद में कौन सी है भैया? व्यास, दक्ष, गौतम। इसके बाद है व्यास, दक्ष और गौतम। कौन कौन से देखिएगा? व्यास, ये तो बहुत है भैया, व्यास, दक्ष और गौतम। चलिएगा आगे चलते पुराणों की ओर, आगे चलते हैं पुराणों की ओर। पुराण कौन कौन से हैं? पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु, भागवत, नारद, वायु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण। अरे नारद जी को कौन जानते हैं? चुगली स्पेशलिस्ट, मार्कंडे, अग्नि, नृत्य, मार्कंडे, अग्नि पुराण है, समझ में आया ना? अग्नि पुराण, ठीक है। भविष्य, ब्रह्म, लिंग, वराह, स्कंद। भविष्य, ब्रह्म, लिंग, वराह, भविष्य, ब्रह्म, लिंग, वराह, ठीक है। ये ओवरऑल कह सकते हैं मुख्य मुख्य ये हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को फिर से अब आपको पता होगा, सभी से एक बार आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि वेद, कि भैया वेद, कि भैया वेदों की चर्चा करते हैं हम। किसकी चर्चा करें हम? वेद, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। हमने ब्राह्मण ग्रंथों की बात की है, हमने आरण्यकों की बात की है, हमने उपनिषदों की बात की है, हमने वेदांगों की बात की है, वेदांगों की, हमने सूत्र साहित्य की बात की है, सूत्र साहित्य की, हमने महाकाव्य की बात की है, महाकाव्य की, हमने स्मृति साहित्य की बात की है मेरे प्यारे दोस्त, स्मृति साहित्य की, हमने पुराणों की बात की है, हमने पुराणों की बात की है। सभी की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में ग्रंथावली लिख दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा कि वैदिक साहित्य में ग्रंथावली, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में ग्रंथावली, वैदिक साहित्य में ग्रंथावली। प्यारे दोस्तों देखिएगा, ये वैदिक साहित्य अपना, इसके अंदर की प्रमुख ग्रंथावली की हमने चर्चा की है। अभी एक बार फिर सभी का रिवीजन करते हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविंश, जैमिनी। यजुर्वेद का तैत्तिरीय, शतपथ और है अथर्ववेद का गोपथ।
आरण्य ग्रंथ, ऐतरेय, संकायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यान्हिनी, वृहदारण्यक, तलवकार, छांदोग्य, उपनिषद, ईट, इस, कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कौशलकी, कैन, छांदोग्य, वृहदारण्यक, श्वेता श्वेतर सभी की चर्चा करेंगे। वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, छठ वेदांग, सूत्र साहित्य 4, महाकाव्य 2, स्मृति साहित्य बहुत है, पुराण 18 है। देखिएगा एक बार सभी की काउंटिंग लिख देते हैं, एक बार सभी की काउंटिंग लिख देते हैं, कौन कौन से की कितनी काउंटिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4 वेद है। वेद ये तो ये 100 नहीं करेगा। वेद कितने हैं? 4 वेद 4, ब्राह्मण ग्रंथ 7 आरण्यक मेरी सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 आरण्यक ग्रंथ कितने हैं? 8। उपनिषद, इस, कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय 108 है। प्रमुख कितने हैं? 12 प्रमुख है। वेदांग, छठ वेदांग, संस्कृत में पढ़ते हैं। सूत्र साहित्य 4 प्रमुख सूत्र साहित्य है। महाकाव्य 2 प्रमुख महाकाव्य है, ये तो बहुत है। पुराण 18 पुराण प्रमुख है, 18 पुराण प्रमुख है। देखिएगा सभी चीजों का एक चार्ट बना लिया हमने और सभी को एक साथ क्लियर कर लिया है। इस चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, एक भी चीज गलत नहीं होगी, एक भी चीज गलत नहीं होगी। पूछ सकते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सामवेद का कौन सा है, यजुर्वेद का कौन सा, अथर्ववेद का कौन सा है, किसी का भी ब्राह्मण ग्रंथ पूछ सकते हैं, उपवेद पूछ सकते हैं। हमने उपवेद की चर्चा नहीं की है, उपवेद की चर्चा नहीं की है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चलो उसके जब हमें इसको पर्सनली पढ़ेंगे ना तब हम इसकी चर्चा कर लेंगे, तब हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो चलिएगा एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए इसके साथ में, स्क्रीनशॉट, यस, चलो डन, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिएगा अब हमारे साथ हो जाए, यस, बस, यस, वेरी गुड। चलिएगा इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि हमारे क्लास में बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है भैया, देख लीजिएगा, विश्वास नहीं है तो देख लीजिएगा। समझ में आया? चलिएगा, समझ में आया ना? चलिएगा अब चलते हैं पहला, अब चलते हैं पहला कि ब्राह्मण ग्रंथ कहते किसे, ब्राह्मण ग्रंथ कहते किसे हैं। चलिएगा भैया ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करते हैं कि कहते किसे। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को सरल गद्य रूप में व्याख्या, वेदों की सरल गद्य रूप में व्याख्या, वेदों की सरल गद्य रूप में, गद्य रूप में व्याख्या, वेदों की सरल गद्य रूप में व्याख्या। आरण्यक, आरण्यक यानी वनों में, जंगलों में गुरु के समीप बैठकर कि वनों में दार्शनिक विषयों का विवेचन, दार्शनिक विषयों का विवेचन, विषयों का विवेचन। उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर अध्ययन। वेदांग, वेदों को सरल भाषा में समझने हेतु, ठीक। सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण चीज है भैया, सूत्र साहित्य किसे कहते हैं? वैदिक साहित्य के अक्षुण बनाए रखने के लिए रचित, वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए रचित साहित्य, वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए, अक्षुण बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रखने के लिए रचित साहित्य, रचित साहित्य, रचित साहित्य। महाकाव्य 2 है प्रमुख, इसकी चर्चा होगी। स्मृति साहित्य, पुराण। पुराण की परिभाषा महत्वपूर्ण है अपने लिए पुराणों की परिभाषा महत्वपूर्ण है कि प्राचीन शासकों की वंशावली है, कि
प्राचीन शासकों की वंशावली है, प्राचीन शासकों की वंशावली है, प्राचीन शासकों की वंशावली है। दोस्तों टाइम क्या हुआ देख लेते हैं एक बार। प्राचीन शासकों की वंशावली है, टाइम क्या हुआ अपने, टाइम क्या हुआ देख लेते हैं। अच्छा अभी है अपने पास टाइम, समझ में आया। चलिएगा, चलिए प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं कहां पर, वेदों की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की कि वेद हो गए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अंदर कितने प्रमुख रचना है, कब हुई है, कितने श्लोक है, प्रमुख चर्चा कितने मंडल है, सभी की चर्चा करते हैं। तो आइएगा सबसे पहले ऋग्वेद की ओर चर्चा करते हैं भैया। ऋग्वेद, एक बार इसके साथ अपना स्क्रीनशॉट हो जाए। यस, ओके डन। वेद, वेदों में पहला है ऋग्वेद। पहला यहां पर चलते हैं ऋग्वेद, सीधा यहीं पे लिखते हैं ऋग्वेद। सभी को पता है वेद नंबर, काउंटिंग नंबर फर्स्ट वेद कौन सा, ऋग्वेद। उपवेद कौन कौन से है भैया, इसके अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ दो है। पहला है ऐतरेय, ऐतरेय। दो नंबर है कौशिटिकी, दो नंबर है कौशिटिकी। मंडल कितने हैं, मंडल 10, मंडल कितने हैं 10, ठीक है। मंडल कितने हैं 10। मुख्य चीज श्लोक कितने हैं 10,000 से 100, श्लोक 10,000 से 100। 10 मंडल 1028। सूक्त, सूक्त कितने हैं 1028, 1028। 1017 तो सूक्त है। 11 बाल के लिए सूक्त है, बाल के लिए सूक्त है। 11 बाल के लिए सूक्त है, 1028 सूक्त। समझ में आया ना, समझ में आया। यस, और आगे क्या बात करते हैं भाई, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं 2, ऐतरेय, कौशिकी, ऋग्वेद, उपवेद। इसका उपवेद कौन सा भैया, आयुर्वेद, 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 धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, इसके 4 उपवेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, कौशिकी, मंडल 10 मंडल है। ये सूक्त 1028 सूक्त है, 1017 सूक्त है, 11 बाल के लिए सूक्त है, 11 बाल के लिए सूक्त है भैया, ठीक है। समझ में आया, ओके। अब मुख्य चीज, अब इसके अंदर मुख्य इसका ब्राह्मण, ठीक है, इसका जो अगर कह सकते हैं पाठकर्ता, पाठकर्ता कौन था, होत्री, होत्री नामक होता, वो इसका पाठ करता था, पाठ करता था। समझ में आया ना, समझ में आया। चलिएगा, अब चलिएगा, और इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस ये मुख्य चीज है। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ऋग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रमुख ऋचाओं की रचना, शाब्दिक अर्थ ऋचाओं की रचना, ठीक है। कह सकते हैं ऋग का शाब्दिक अर्थ, ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमुख ऋचाओं की रचना करना, प्रमुख ऋचाओं की रचना करना, ऋचाओं की रचना करना, प्रमुख ऋचाओं की रचना करना। समय कितना है 1500 से 1000 BC, 1000 BC। सभ्यता कौन सी होगी, ऋग्वैदिक सभ्यता, सभ्यता कौन सी होगी, ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का एकमात्र ग्रंथ है ऋग्वेद। समझ में आया। मंडल कौन सा मंडल है, उसका अध्ययन करता कौन है, और है उसके अंदर कितने श्लोक हैं, सभी की चर्चा करते हैं, सभी की चर्चा करते हैं कि 10 मंडल है भैया, कि मंडल कितने हैं 10 है, 10 मंडल है, ठीक है। 10,000 से श्लोक है, 1028 सूक्त है,
1000 17 सूक्त है, 11 बाल के लिए सूक्त है, होत्री अध्ययन करता होता है, ऋचाओं का अर्थ होता है, और उपवेद आयुर्वेद होता है। समय 1500 से 1000 BC है। ऋग्वेदिक सभ्यता है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। यह पूरी ऋग्वेद की जानकारी है, यह संपूर्ण ऋग्वेद की जानकारी है, और यह मुख्य ऋग्वेद की जानकारी होगी। सबसे लोकप्रिय छंद है त्रिष्टुप। सबसे लोकप्रिय छंद कहाँ गया भैया, देखिएगा, एक दो चर्चा करते हैं। लोकप्रिय छंद नाम है त्रिष्टुप। 42-53 बार इसका बार उल्लेख है। 42-53 बार इसका उल्लेख है। 42-53 बार इसका उल्लेख है। अब आगे कुछ नहीं करना है, अब आगे चलते हैं। मंडल की 10 मंडल है। इसके पहली बात तो है किसे समर्पित है, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कितने श्लोक सूक्त है देखिएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित है। और याद रखना, सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है सोमरस। पेय पदार्थ कौन सा है, सोमरस। पेय पदार्थ कौन सा भैया, सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस कहां पर मिलता है, हिमालय की मुजबंद पर्वत श्रेणियां। हिमालय की मुजबंद पर्वत श्रेणी, ठीक है। सोमरस का उल्लेख है। और ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। समझ में आया यस। चलिएगा अब आगे चलते हैं सीधा। अब हम बात करेंगे कितने मंडल है। मंडल कितने भैया, 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10। उसके रचयिता कौन है, उसके अंदर सूक्तों की संख्या कितनी है। 10 मंडल है, सूक्त कितने, उसके अंदर कितने सूक्त है, और सूक्तों के रचयिता कौन है, इस मंडल के रचयिता कौन है। तो चलिएगा आगे चलते हैं, बिना किसी समय वेस्ट किए, सीधा जोश और जुनून के साथ, शांत तरीके से, एकदम ध्यान मग्न होकर, आराम से, मस्ती से पढ़ेंगे, मनोरंजन से पढ़ेंगे। तो चलिएगा प्रथम बात करते हैं। प्रथम एक सारणी बना देते हैं मंडल। पहली बात करते हैं मंडलों की। मंडल, सूक्तों की संख्या, मंडल, सूक्तों की संख्या और रचयिता, और उसके रचयिता कौन थे। चलिएगा प्यारे दोस्तों, ये मंडल हो गए। ये सारणी कंप्लीट कर देते हैं। देखिएगा, समझ में आया। अब देखें आगे कहां तक चलती है, उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। मुख्य चीज, प्रथम मंडल कौन सा है भैया, पहले मंडलों की काउंटिंग करते हैं कि भैया प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल। मंडलों के नाम कुछ नहीं है, केवल काउंटिंग कर रहे हैं कि चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। प्रथम यहां से शुरुआत हो गई भैया, यहां तक, ये अरे तेरा भला, ये यहां तक चली है। इसके बाद में ये यहां से यहां चलेगा, यहां तक, समझ में आया ना। ये यहां से यहां पर चलेगा। इसके बाद में रचयिता के नाम की चर्चा करें तो लगभग इसके अंदर आ जाएगा। ये अपनी हो गई सारणी कंप्लीट।
अब इसके अंदर बल हमने केवल मंडलों के नाम लिखे। अब अपने पास में मुख्य चीज होगी, इसके अंदर है सुक्तों की संख्या। सुक्तों की संख्या 1091। प्रथम मंडल जिसके अंदर सुक्तों की संख्या कितनी, 1091, 43, 62, 58, 75, 75, 75, फिर 87, 191, फिर 87, फिर है 75 और देखो क्रम है 87, 80, एक मिनट 58, 58 के बाद में 87, 58 के बाद में 87, ये थोड़ा सा चेंज है 87, फिर याद रखना 87 के बाद 75, 75, 104, 103, 104, 103, 104, 103, 114, 114, 194। ये क्लियर हो गया ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 10। क्लियर हुए ना भैया? क्लियर हुए कि नहीं हुए? चीज याद रखना, क्लियर हुए कि नहीं हुए? प्रथम मंडल 191, द्वितीय 43, तृतीय 62, फोर्थ 58, 5 87, 6 75, 7 104, 8 103, 9 114, 10 191, 191। ये प्रमुख है सुक्तों की संख्या। कणव, ग्रत्स, मद, भार्गव, कणव, ग्रत्स, मद, भार्गव, ग्रत्स, मद, भार्गव। नाम याद रखना, कंप्लीट नाम याद रखना जरूरी है, कंप्लीट नाम याद रखना जरूरी है। फिर तरती में विश्वामित्र, हाँ तरती में विश्वामित्र, तरती में कौन है भैया? विश्वामित्र। फिर वामदेव, वामदेव अंगिरस, वामदेव अंगिरस चतुर्थ, वामदेव अंगिरस। अत्रि, भारद्वाज, भंगिरस, ये है अगले, वामदास, अंगिरस, अत्रि और भारद्वाज, भंगिरस। ठीक है, चलते हैं अत्रि, भारद्वाज, भंगिरस, भारद्वाज, भंगिरस। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि सप्तम में ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ आपको नाम याद होगा, ऋषि वशिष्ठ। कणव, अष्टम में कणव, अष्टम में कौन है? कणव ऋषि, सभी को नाम याद रखना चाहिए। और कश्यप और भृगु, ये दो ही बच्चे ना, हाँ कश्यप। फिर है भृगु या भरत, भृगु या भरत। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, मेरे नमकीन साथियों, देखिएगा देखिएगा, मुख्य चीज क्या अपने पास आई है। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, पंचम, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी है। 191, 191, 43, 43, 62, 58, 87, 75, 104, 103, 114, 191। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे चैंपियनशिप, देखिएगा प्यारे मेरे चैंपियन हो, प्रथम द्वितीय ये संपूर्ण है, कर्म से याद रखना। फिर कणव, कणव, भार्गव, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सॉरी अंगिरस। फिर देखो 4, फिर 5 में अत्रि, फिर देखिए 6, 7 75, भारद्वाज, अंगिरस। 7 104, वशिष्ठ। 8 103, कणव। 9 114, कश्यप, कश्यप। 10 191, भृगु या भरत। यह ऋग्वेद के प्रमुख मंडल है, 10 मंडल है, सूक्तों की संख्या है, और इसके रचयिता कौन कौन थे उसकी चर्चा है, उसकी चर्चा है। तो चलिएगा, थंबनेल, बेस्ट ऑफ लक, समझ में आया ना? यस, समझ में आया ना? बेस्ट ऑफ लक। ये अपने ऋग्वेद कंप्लीट हुआ है।
ये अपने ऋग्वेद कंप्लीट हुआ है, वेद कंप्लीट नहीं हुए, ऋग्वेद कंप्लीट हुआ है। फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 3 बाकी है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 3 वेद अपने बाकी है, अभी तक चर्चा करते हैं। बाकी है तो लेकर चलना अपना काम है। अपना काम क्या है? लेकर चलना उसका काम है कि थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो थकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है और मंजिल को पाना है। बस अपना यही एक लक्ष्य होना चाहिए। तो चलिएगा अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सीधा सेकंड वेद कौन सा है अपने? सामवेद। सीधा वेद कौन सा है? सामवेद। चलते हैं, अपने पास समय देखते हैं पहले। समय कितना भैया? अपने समय देखते हैं। सबसे पहले समय जरूरी है। समय लगभग भैया अपने हो गया है। एक सामवेद की चर्चा कर देते, हम सामवेद की चर्चा कर देते हैं, इसके बाद में हम अगली चर्चा करेंगे। समझ में है ना? सामवेद की चर्चा करते हैं, चलिएगा। सामवेद कौन सा वेद है भैया? सामवेद। सामवेद की चर्चा करते हैं। सामवेद मुख्य चीज, साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। देखिएगा दोस्तों, शाम का अर्थ, शाम का अर्थ तो होता है गान। तो आप कहेंगे गान, यानी कि ये संगीत ग्रंथ है। प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत का प्रमुख, प्राचीन भारत का प्रमुख संगीत ग्रंथ है। प्रमुख संगीत ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ है। प्राचीन भारत का प्रमुख संगीत ग्रंथ है। प्राचीन भारत का प्रमुख संगीत ग्रंथ है। 75 सूक्तों को छोड़कर सभी सूक्त ऋग्वेद के। देखिएगा 75 सूक्तों को छोड़कर, सूक्तों को छोड़कर 75 सूक्तों को छोड़कर सभी सूक्त, सभी सूक्त कहाँ के हैं? सभी सूक्त ऋग्वेद के हैं। सभी सूक्त ऋग्वेद के हैं, ऋग्वेद के हैं। 75 सूक्तों को छोड़कर सभी सूक्त है वो ऋग्वेद के। अगली चर्चा, अगली चर्चा, अगली चर्चा, अगली चर्चा देखिएगा। 75 सूक्तों को छोड़कर सभी सूक्त किसके हैं? ऋग्वेद के। ऋग्वेद की चर्चा हमने की है पिछली बार, अभी पीछे की है, तो ऋग्वेद की चर्चा अपने कंप्लीट होगी। प्राचीन संगीत शास्त्र का जनक कहते हैं इसे, संगीत शास्त्र का जनक कहते हैं कि संगीत शास्त्र का जनक कहते हैं। इसके 3 भाग है, इसके 3 भाग है। पहला 3 भाग, 3 पार्टों में डिवाइड है। सामवेद भी कम नहीं है, हम भी विभाजित रहते हैं। अगर ऋग्वेद विभाजित है तो हम क्यों नहीं विभाजित रहेंगे? हम भी तो विभाजित रहेंगे भैया। गुजरात की कोथुम, गुजरात की कोथुम संहिता और कर्नाटक की जैमिनी। गुजरात की कोथुम संहिता, गुजरात की कोथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी, कर्नाटक की जैमिनी, कर्नाटक की जैमिनी। तीसरा है महाराष्ट्र की रामायणी है, महाराष्ट्र की रामायणी है, रामायणी है। संहिता की चर्चा कर देते हैं, ये क्लियर हुआ अपने सामवेद, रामायणीय संहिता। 3 भाग है। गुजरात की कोथुम संहिता, गुजरात की कोथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी और महाराष्ट्र की रामायणीय, यही है। प्रथम दृष्टा वेदव्यास, प्रथम दृष्टया वेदव्यास का शिष्य जैमिनी को माना जाता है। प्रथम दृष्टा कौन है? वेदव्यास का शिष्य जैमिनी को माना जाता है प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा प्रथम दृष्टा, प्रथम दृष्टा कौन है?
प्रथम दृष्टा, प्रथम दृष्टा जैमिनी कौन है? वेद व्यास का शिष्य, वेद व्यास का शिष्य, वेद व्यास का शिष्य। प्रथमा दृष्टा कौन है भैया? प्रथम दृष्टा कौन है? जैमिनी। जैमिनी कौन है? ये वेद व्यास जी है, उसके शिष्य है, वेद व्यास जी के शिष्य है। एक इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो अच्छा है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो मेरे को अच्छा लगा है, फैक्ट लिखाना चाहिए, फैक्ट लिखाना चाहिए कि कौन सा है। तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ है, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। ये तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अंदर सरस्वती नदी के, गग्गर जो नदी है, गग्गर नदी, गग्गर नाम लिखते प्राचीन, गग्गर नदी के राजस्थान के रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान का विंसन प्रदेश में, राजस्थान के रेगिस्तान के विंसन प्रदेश में विलुप्त होने का प्रमाण है, विलुप्त होने का प्रमाण है। तो चलिएगा साथियों, आज अपने 2 वेद कंप्लीट हुए, ऋग्वेद और सामवेद। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं यजुर्वेद अथर्ववेद के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना चैनल हिस्ट्री क्लासेस पंकज शरण। धन्यवाद।